नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए, लिखा गया है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग किसी पर हंसा है, तब तब उसी ने इतिहास रचा है। मतलब जिन किसी लोगों ने अगर आपसे कहा है कि आपके बस की बात नहीं, तो यकीन मानिए आप सफलता के बहुत करीब हैं और आपको निरंतर कार्य करना है और सफल होकर ही दिखाना है। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 जारी किया गया? यहां देखिए विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला WTO, दूसरा UNDP, तीसरा दिया गया है UNEP, चौथा दिया गया है UNO। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी सही होगा, UNDP। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख ले, तो इसका फुल फॉर्म देखिए यहां दिया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP का फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। कहां है दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर हम बात कर लें यहां से UNDP के द्वारा, एक तो पहला आपको याद रखना है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो UNDP जारी करता है। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण संस्था के द्वारा एक सूचकांक और जारी किया जाता है, HDI, जिसको मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह भी जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। अगर हम बात करें 2021 की दोस्तों, तो भारत का स्थान कितना था? 131वां था। और यहीं पे अगर हम हाल ही में जारी किया गया है मानव विकास सूचकांक, भारत का स्थान कितना है? 132वां है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपको UNDP से संबंधित। अब अगर हम बात कर लें दोस्तों, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में हाल ही कितने देशों ने प्रतिभाग किया था? तो 111 विकासशील देशों ने प्रतिभाग किया। और 2019 से 21 2 वर्ष के बीच में जो स्थिति इस रिपोर्ट के द्वारा दिखाई गई, उस रिपोर्ट में भारत में गरीबी दर में गिरावट देखी गई है, जो कि एक अच्छी बात के रूप में है। अगर हम बात कर लें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में अन्य सूचकांकों से संबंधित, तो आपको याद रखना है SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गरीबी कौन से नंबर पर या किस इंडेक्स में वर्णित किया गया है? तो इंडेक्स नंबर 1 पे गरीबी, नो पुअर्टी से सिंबल से प्रदर्शित किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। इसे कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा इसे प्राप्त करने का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के। कितने गोल हैं दोस्तों? तो ये 17 गोल हैं। यहां पर महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अन्य संस्थाएं भी परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। अगर हम बात करें WTO की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है और इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाकोंजी ओकोंजा इवेला इनको नियुक्त किया गया है। और यह परीक्षा में कई परीक्षाओं में पूछा गया है, WTO की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाकोंजी ओकोंजी इवेला। और किस देश से हैं? तो नाइजीरिया से संबंधित हैं। और आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगर हम बात करें दोस्तों UNDP की, तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। और स्टॉकहोम समझौता के आधार पर UNEP की स्थापना की गई 1972 में। और इसी के आधार पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व
पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है? अगर बात की जाए कि पहला विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया गया, तो 1974 में मनाया गया। और 2022 की थीम क्या है, तो ओनली ऑन अर्थ जो है ये इसकी 2022 की थीम है। और लास्ट में आपको यही ध्यान रखना है यूएनओ के बारे में, तो आपको याद रखना है यूएन का, या इसे संयुक्त राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1945 में किया गया था। और इसके कितने भाग हैं, इसके 6 भाग हैं दोस्तों। और यहां पर 6 भाषाएं यूज की जाती हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है यूएनओ के मानवाधिकार आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वोल्कर तुर्क। किसे दोस्तों, वोल्कर तुर्क को, जो कि ऑस्ट्रिया देश से हैं, इनको नियुक्त किया गया है। और यही एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है, यूएनओ में अस्थायी सभा में पहली भारतीय महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रुचिरा कंबोज। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रुचिरा कंबोज को यूएनओ के अस्थायी प्रतिनिधि सभा में नियुक्त किया गया और ये नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और अगला प्रश्न देख लें, अत्यंत महत्वपूर्ण। यहां देखिए दिया गया, हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको देखना है कि आने वाली परीक्षाओं में यहां से यह प्रश्न जरूर बनेगा। आप देखिए यहां विकल्प जो हमारे दिए गए हैं, पहला दिया गया है सेहान करुणा तिलका, दूसरा दिया है गीतांजलि श्री, तीसरा दिया गया है सलमान रुश्दी, चौथा दिया गया डेमन गलगेट। अब यहां पर हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा। सबसे पहले यहां से 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, अगर उनको हम देख लें तो हमारे प्रश्न गलत होने की संभावना कम होगी। पहले हम बात अगर करें बुकर पुरस्कार की मित्रों, बुकर पुरस्कार की, तो ये अंग्रेजी भाषा के उपन्यास को दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगर हम बात कर ले यहां कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ, तो 1969 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई और इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, 50,000 पाउंड किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है। अगर हम बात करें कि 2022 की बुकर पुरस्कार किस बुक के लिए या किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो किताब का नाम भी आपको, उपन्यास का नाम भी याद रखना है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा जो है ये बुक है, इसीलिए 2022 का बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया किसे, सेहान करुणा तिलका को। ये किस देश से संबंधित हैं, ये श्रीलंका से संबंधित हैं। अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में मित्रों, कि भारत के कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या पहली बार किस भारतीय को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अरुंधति राय को दिया गया था। और द स्मॉल थिंग ऑफ गॉड के उपन्यास के लिए। उसके बाद आपको याद रखना है किरण देसाई को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। साथ ही साथ आपको याद रखना है अरविंद अडिगा को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय बुकर, जो दूसरा प्रश्न की बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो आपको ध्यान रखना है बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के उपन्यास को दिया जाता है और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है दोस्तों, ये इसके अंग्रेजी अनुवाद वाले उपन्यास को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। पहला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, तो गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। और इनकी कृति क्या है, रेत की समाधि है। और इसी का अंग्रेजी अनुवाद के रूप में
टॉम्ब ऑफ द सैंड, टॉम्ब ऑफ द सैंड, टॉम्ब ऑफ द सैंड के लिए, और इसे ड्रेजी के द्वारा इसे अनुवाद किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 2022 के बुकर पुरस्कार में सलमान रुश्दी की जो बुक उपन्यास है ये किस क्रम में रही, तो टॉप सिक्स उपन्यासों में रही कौन, सलमान रुश्दी की पुस्तक। अब यहां से बात हो रही है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों से संबंधित, तो हाल फिलहाल में कुछ चर्चा में जो पुस्तकें रही हैं या पुरस्कार रहे हैं, अगर हम उनको रिकॉल कर लें तो यकीन मानिए ये सारे प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। बहुत जल्दी से इसका रिकॉल करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें 31वां व्यास सम्मान, 31वां व्यास सम्मान ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये महाबली के लिए असगर वजाहत को दिया गया है। अगर हम ये बात करें मित्रों, 31वां सरस्वती सम्मान ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये किसको दिया गया है, रामदरस मिश्रा जी को दिया गया है, और इनकी कृति क्या है, मैं तो यहां हूं के लिए इनको दिया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। यकीन मानिए अगर ये सारे प्रश्न आप याद रखते हैं, जब भी परीक्षा में बैठेंगे और पुरस्कारों से पुस्तकों से अगर पुस्तकों से प्रश्न अगर आते हैं तो आपके प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, यकीन मानिए आप सफल होकर ही रहेंगे। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रश्न दिया गया है हाल ही में एशियाई फुटबॉल कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए विकल्प दिया गया, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यूएसए, तीसरा कतर और चौथा दिया गया है यूएई। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। कतर में एशियाई फुटबॉल कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहां पर मित्रों आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है, क्योंकि हम लोगों ने प्रश्न के माध्यम से पढ़ा था कि एशियाई फुटबॉल कप 2023 का आयोजन चीन में होना है, लेकिन चीन के द्वारा कोविड का हवाला देकर इस खेल का आयोजन को रद्द कर दिया गया और इसे कतर दोहा में किए जाने की घोषणा की गई। अगर हम बात करें यहां से महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में, तो आपको ध्यान रखना है फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहां होगा 2022 का दोस्तों, तो यह भी दोहा कतर में आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करें हाल ही में फीफा के द्वारा अंडर 17 महिला विश्व फुटबॉल कप का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है भारत में किया जा रहा है। और भारत के 3 राज्यों में कहां, उड़ीसा में दोस्तों, साथ ही साथ गोवा में और नवी मुंबई में इसका आयोजन किया जाना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारतीय फुटबॉल संघ के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है, तो कल्याण चौबे जी को नियुक्त किया गया है भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में। अब यहां यूएई से भी आपको एक प्रश्न याद रखना है। यूएई की राजधानी क्या है मित्रों, ये यूएई की राजधानी अबू धाबी है। अगर बात की जाए T20 एशिया कप का आयोजन कहां किया गया था, यूएई में, और विजेता टीम कौन रहा, श्रीलंका रहा। उप विजेता टीम कौन रहा, पाकिस्तान रहा। यह पुरुष वर्ग का हो गया। अगर हम यही बात कर लें महिला वर्ग के मित्रों, तो आपको याद रखना है फाइनल मैच कहां खेला गया, बांग्लादेश में खेला गया। और महिला वर्ग में विजेता टीम कौन रहा, तो भारत की टीम रही। और यह भारत 7 बार इस कप को जीतने वाला देश है। साथ ही साथ 1 बार बांग्लादेश के द्वारा यह कप जीता गया है। अगर हम बात करें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर हैं, और इन्हीं को सितंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में भी चुना गया है। अगर हम बात करें यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अगर हम बात करें विश्व एथलेटिक्स
चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया था? तो यूएसए के यूजीन में किया गया था। और भारत के लिए सिल्वर पदक विजेता के रूप में कौन रहे? तो भाला फेंक नीरज चोपड़ा रहे और ये पहले सिल्वर पदक विजेता रहे। अगर पदक विजेता की रूप में देखा जाए तो अंजू बॉबी जॉर्ज रही, जो कि ऊंचे कूद में 2003 में। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। ये खेल परिदृश्य से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या महत्वपूर्ण ये सूचनाएं हैं, आपको जरूर याद रखना है। साथ ही साथ आप देखिए यहां एशिया कप के बारे में 2 पिक्चर दिखाए गए हैं, आपको जरूर याद रखना है। साथ ही साथ याद रखना है फीफा का मुख्यालय कहां है? तो लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड से संबंधित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में। और इसके प्रमुख कौन है? गियानी इनफेंटेनियो जो हैं इसके प्रमुख के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अत्यंत महत्वपूर्ण कला संस्कृति के दृष्टि से है। हाल ही में चर्चा में रहा कट बिहू किस राज्य में मनाया गया? यहां त्योहार है कट बिहू, किस राज्य में मनाया गया? विकल्प हमारे दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा उड़ीसा, चौथा तमिलनाडु। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा असम राज्य में मनाया गया है। जैसा कि यहां देखिए, अगर नॉर्मल आपसे प्रश्न पूछता कि बिहू कहां का प्रमुख त्योहार है, तो आप नो डाउट आप असम को लगाते, लेकिन एक शब्द यहां जुड़ गया है कट बिहू। इसी नाते आपका प्रश्न गलत ना हो तो आप यकीन मानिए और इस पर विश्वास रखिए कि कट बिहू पूछा जाए या कोंगली बिहू पूछा जाए, ये दोनों जो त्योहार हैं इनका संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से है। असम राज्य से अगर हम बात करें, बिहू नृत्य होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है मित्रों? दिसपुर है। और असम को पहले कामरूप के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत विश्व शर्मा जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जगदीश मुखी जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कौन सा है? तो देहिंग पटकोई राष्ट्रीय उद्यान जो है यह नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में है, जो कि असम राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें एडोप ऑफ द यूनिकॉर्न, एडोप ऑफ द यूनिकॉर्न का संबंध किस राज्य से है? तो सबसे पहले यह जाने दोस्तों कि एडोप ऑफ यूनिकॉर्न कहते किसे हैं? तो असम राज्य में एक सींग वाले गैंडों की तस्करी के आधार पर लगभग 2400 सींगों को बरामद किया गया था कार्रवाई के द्वारा। और इन्हीं सींगों को जलाकर आपके जो ये गैंडे हैं, एक सींग वाले गैंडे, इनकी राख से प्रतिबिंब बनाया गया। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि गैंडों के संरक्षण में जागरूकता को प्रसारित करना, और उसका नाम दिया गया एडोप ऑफ द यूनिकॉर्न, जो कि संबंधित कहां से है? असम राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें कि भारत में पहला तेल का कुआं कहां खोदा गया था? तो भारत में पहले तेल का कुआं डिगबोई में खोदा गया था। और यह कहां से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है और किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको याद रखना है मांजुली नदी द्वीप जो है यह किस पे बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। और यह सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें त्योहारों से संबंधित, तो आंध्र प्रदेश में हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है कुचिपुड़ी। क्या पढ़ा है मित्रों? कुचिपुड़ी जो फेस्टिवल है या कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये कहां से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो आपको ध्यान रखना है उड़ीसा में पुरी रथ यात्रा कहां से संबंधित है? उड़ीसा से। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो पोंगल और जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहां मनाए जाते हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यहां देखिए बिहू का एक आपको नृत्य का
एक दृश्य दिखाया गया है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आपके जेहन में, आपके दिमाग में इन सारे नृत्य या सांस्कृतिक जो त्योहार हैं इनका छाप बना देना, जिससे आप परीक्षा में जब भी बैठे तो आप इनको आसानी से, सरल तरीके से, बिना कंफ्यूजन के रिकॉल कर सकें और अपने प्रश्नों का सही उत्तर दे सकें। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में सबसे कम समय में पूरी करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? तो देखिए पहला हमारा दिया गया ज्योति यारा जी, तीसरा हर्षदा गरुड़ और दूसरा हर्षदा गरुड़, तीसरा मनीषा कल्याण, चौथा निकाहत जरीन। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही है। ज्योति यारा जी ने 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड से भी कम समय में पूरा कर लिया और इन्होंने अपना ही पहले का रिकॉर्ड तोड़ा है और ये विश्व की पहली एथलीट ऐसा करने वाली हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ज्योति यारा जी का संबंध किस राज्य से है, तो ये आंध्र प्रदेश से है। कहां से है मित्रों? आंध्र प्रदेश से है। अब यहां बात हो रही है पुनः खेल की, तो आपको जरूर याद रखना है हर्षदा गरुड़ ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और इन्होंने हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन में भारत के लिए कौन सा पदक प्राप्त किया है? स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगर हम बात करें मनीषा कल्याण की, तो भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में, महिला के रूप में किसे चुना गया है? तो मनीषा कल्याण को। किसको मित्रों? मनीषा कल्याण को चुना गया है। अगर पुरुष वर्ग में बात करें तो सुनील छेत्री। कौन है? सुनील छेत्री को चुना गया है। अगर हम यही बात करें निकाहत जरीन की, तो कॉमनवेल्थ गेम जो कि कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। कहां आयोजन किया गया था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और अगर हम बात करें कि भारत के द्वारा कितने पदक जीते गए थे? 61 पदक जीते गए थे। पदक तालिका में किस स्थान पे? चौथे स्थान पे। और निकाहत जरीन ने बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही साथ समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो शरद कमल को और निकाहत जरीन को चुना गया था। आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है विनेश फोगाट हाल ही में चर्चा में रही हैं। फोगाट, तो आपको याद रखना है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने 2 कांस्य पदक प्राप्त किया है और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में है। अगर हम यही बात कर लें मीराबाई चानू को, तो आपको याद रखना है बीसीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मीराबाई चानू को। अगर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में बात करें तो जरूर याद रखें स्मृति मंधाना को चुना गया है। ये खेल परिदृश्य से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या करंट की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आप परीक्षा में जाएं तो यकीन मानिए इन प्रश्नों को आप रिवाइज करके ही जाइए। यकीन मानिए ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं छपने वाले हैं और आपको परीक्षाओं में दिखने वाले हैं। आइए यहां देखिए एक पिक्चर दिखाया गया है और ये कौन है? ये ज्योति यारा जी का पिक्चर दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस भारतीय राज्य में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण का आयोजन किया गया? अब यहां देखिए, यहां क्रम भी दे दिया गया है। तो आजकल के ट्रेंड में आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है, संस्करण कौन सा है और कहां आयोजन किया गया, इससे पहले कहां आयोजन किया गया था। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। हमारे विकल्प जो दिए हैं, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल, चौथा गुजरात। यहां जो सही विकल्प होगा यह गुजरात में आयोजन किया जाएगा। क्रम क्या होगा? 12वां होगा। अगर हम बात करें गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर दोस्तों यह गुजरात की राजधानी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश भाई पटेल जी हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है
यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल जी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आचार्य देवव्रत जी जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। गुजरात राज्य का गठन 1960 ईस्वी में हुआ था। इसी दिन महाराष्ट्र राज्य का भी गठन हुआ था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। अब हम बात करें अगर डिफेंस एक्सपो, इसे डेफ एक्सपो के नाम से भी जाना जाता है और 2021 में ही इसका आयोजन होना था, लेकिन कोविड के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और इससे पहले 2020 में इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम बात करें इसमें प्रतिभागी देश कितने हो गए? लगभग 100 देशों का, देश के रक्षा से संबंधित जो उपकरण है इस डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शन के लिए रखे जाएंगे। साथ ही साथ इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगर गुजरात राज्य से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में बात करें तो राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय की स्थापना कहां किए जाने की घोषणा की गई है? तो आप ध्यान रखें, लोथल में किए जाने की घोषणा की गई है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में जाना जाता था और यह किस राज्य से संबंधित है? यह गुजरात राज्य से संबंधित है। यही आपको ध्यान रखना है। गुजरात राज्य से पूछा जाता है गिर नेशनल पार्क, साथ ही साथ ब्लैक बक नेशनल पार्क, साथ ही साथ वंसदा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो आप ध्यान रखिए कि यह गुजरात राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ यहां आयोजन की बात हो रही है और डिफेंस की बात हो रही है, तो आपको याद रखना है सिप्री की रिपोर्ट के आधार में विश्व में सबसे अधिक हथियार आयातक देश के रूप में कौन सा है? तो भारत सबसे अधिक हथियार आयातक देश के रूप में है। अगर हम बात करें सिप्री की रिपोर्ट के आधार पर ही सैन्य खर्च में भारत किस स्थान पे है? तो सैन्य खर्च में भारत तीसरे स्थान पे है। सबसे पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे पे चीन है और तीसरे स्थान पे भारत है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस भारतीय राज्य में जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? आज का जो सीरीज है, यकीन मानिए यहां से रिलेटेड फैक्ट और आज के प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में छपने वाले हैं, बनने वाले हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको इनको नोट डाउन करना चाहिए और इसको बार बार रिकॉल करना चाहिए। आइए इसी क्रम में विकल्प देखें हम। हमारा विकल्प जो दिया गया है, पहला दिया गया चंडीगढ़, दूसरा कोच्चि, तीसरा वाराणसी, चौथा दिया गया चेन्नई। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा वाराणसी में जीआई महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। सबसे पहले यह जाने कि जीआई महोत्सव का उद्देश्य क्या है। तो हम यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपको बताना चाहते हैं कि जैसे जीआई टैग पूछा जाता है आपसे कि निम्न में से किसे जीआई टैग दिया गया है, या निम्न में से जो आपके वहां के पदार्थ हैं या वहां के प्रसिद्ध वस्तुएं हैं उनको जीआई टैग दिया जाता है, तो उन राज्यों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है जीआई टैग का अधिनियम, किस अधिनियम के आधार पर जीआई टैग दिया जाता है? तो अधिनियम 1999। कौन सा अधिनियम? 1999। और अगर हम बात करें पहली बार भारत में जीआई टैग कब दिया गया और किसे दिया गया? तो 2004-5 में सबसे पहली बार जीआई टैग दार्जिलिंग चाय जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है, इसे दिया गया था। अगर हम बात कर ले यहां कि ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है जीआई टैग। साथ ही साथ आपको याद रखना है वाराणसी से एससीओ के द्वारा अपनी पर्यटन राजधानी के रूप में किस भारतीय शहर को चुना गया है? तो एससीओ के द्वारा वाराणसी को अपनी पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है। वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है और वाराणसी को घाटों
का नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो घाटों का नगर के नाम से वाराणसी को जाना जाता है। या आपसे अगर पूछा जाए विश्व का सबसे पुराना शहर किसे कहते हैं, तो वाराणसी को विश्व का सबसे पुराना शहर के नाम से भी जानते हैं। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि भारत माता मंदिर कहां स्थित है? तो यह बनारस में स्थित है। और रुद्राक्ष केंद्र कहां हाल ही में स्थापित किया गया है? तो यह बनारसी में स्थापित किया गया है। सार्वजनिक सेवा के लिए रोपवे सिस्टम लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो यह वाराणसी है। अब अगर महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में देखें तो जीआई टैग, जीआई का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक के नाम से इसे भी जाना जाता है। अगर हम देखें तो एक पिक्चर के माध्यम से यहां तमाम सारी वस्तुओं को दिखाया गया है। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, हाल ही में टेराकोटा ये कहां से संबंधित है? गोरखपुर से संबंधित है। यहां इसे जीआई टैग दिया गया है। अगर हम बात करें हाल ही में मिथिला मखाना को भी जीआई टैग दिया गया है। यह कहां से संबंधित है? तो यह संबंधित है बिहार राज्य से। कहां से दोस्तों? बिहार राज्य से। अगर बात किया जाए मीठा खीरा को हाल ही में कहां पर जीआई टैग दिया गया है? कहां से? तो आपको ध्यान रखना है, यह नागालैंड का है मीठा खीरा, इसको जीआई टैग दिया गया है। अगर बात करें केसर की, तो केसर की खेती को करेवा की खेती के नाम से जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगर हम बात कर ले यही कोच्चि की, तो आपको याद रखना है आईएनएस इंडियन नेवल शिप, आईएनएस विक्रांत नौसेना में कहां से शामिल किया गया? तो कोच्चि से शामिल किया गया। और किसके द्वारा बनाया भी गया था? तो कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया था। अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक कहां बुलाई गई? चंडीगढ़ में। और इसका प्रमुख कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के प्रमुख होते हैं। अगर बात करें चेन्नई की, तो 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहां किया गया? तो चेन्नई में किया गया। चेन्नई राजधानी किसकी है? तमिलनाडु की राजधानी के रूप में है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जिसे बीसीसीआई के नाम किसे जाना जाता है, का अध्यक्ष बनाया गया? देखिए पहला दिया गया है सौरव गांगुली, दूसरा कल्याण चौबे, तीसरा दिलीप तर्की, चौथा रोजर बिन्नी। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर डी सही होगा, रोजर बिन्नी। ये 1983 के बालर रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि 1983 का वर्ल्ड कप जो था वो किसके द्वारा जीता गया था? भारत के द्वारा पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता गया था। कप्तान कौन थे? तो कपिल देव जी जो हैं ये एक कप्तान थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया था? तो 18 विकेट किसने लिया था? तो रोजर बिन्नी के द्वारा लिया गया था। और इनको बीसीसीआई का निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1924 ईस्वी में किया गया था। मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो सौरव गांगुली जी के स्थान पे किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रोजर बिन्नी को। अगर हम बात करें पुरुष वर्ग के जो कोच हैं, ये कौन है? तो राहुल द्रविड़ जो हैं ये पुरुष वर्ग के कोच हैं। जबकि महिला वर्ग के रमेश पंवार, कौन है? रमेश पंवार जो हैं ये कोच हैं। अब यहां खेल से बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना है भारतीय हॉकी संघ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप टर्की को। यह भी निर्विरोध चुने गए हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें कल्याण चौबे की, तो भारतीय
फुटबॉल संघ, भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कल्याण चौबे को। और अभी आपको बताया गया कि सौरव गांगुली के स्थान पर बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो रोजर बिन्नी को बनाया गया है। यहां पर देखिए एक पिक्चर के माध्यम से रोजर बिन्नी जी को दिखाया गया है। साथ ही साथ अब यहीं से आप याद रख रहे हैं आईसीसी का मुख्यालय कहां है? तो दुबई में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1904 में हुआ था। साथ ही साथ इसके प्रमुख कौन है? तो ग्रेग वर्कले जो हैं आईसीसी के प्रमुख के रूप में हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में पहली भारतीय खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखिए विकल्प हमारा दिया गया, पहला सिक्किम, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा पंचकुला, चौथा हिमाचल प्रदेश। आइए इस प्रश्न का सही उत्तर जाने। तो इसका सही उत्तर जो हमारा है मित्रों, विकल्प नंबर बी सही होगा। नई दिल्ली में भारतीय खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का, और यह पहला है। सबसे जरूरी है कि यह पहली है, तो आपको जरूर याद रखना है कि जूडो से संबंधित है और इसका आयोजन कहां किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। और ये कितने कैटेगरी इसमें बनाई गई हैं? तो 31 कैटेगरी पुरस्कारों के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, हाल ही में एक खिलाड़ी को आपको याद रखना है, लिम्बोई चनबम। ये किस खेल से संबंधित हैं? और इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो किस खेल में प्राप्त किया है? तो विश्व जूडो चैंपियनशिप, विश्व जूडो चैंपियनशिप में पहला भारत के लिए स्वर्ण पदक कितने प्राप्त किया है? तो लिम्बोई चेनबम के द्वारा प्राप्त किया गया है। आपको ध्यान रखना है। अब खेल परिदृश्य से बात हो रही है तो आपको सिक्किम को नहीं भूलना है। रणजी ट्रॉफी की पहली बार मेजबानी कौन सा राज्य करने जा रहा है? तो सिक्किम राज्य करने जा रहा है। और अभी हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी हुई थी उसको पहली बार किस राज्य के द्वारा जीता गया है? तो रणजी ट्रॉफी को जीता है मध्य प्रदेश ने। अगर हम बात करें पंचकुला की तो यह हरियाणा से संबंधित है। आपको यही याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम संस्करण कौन था? चौथा था। और इसका शुभंकर क्या था? धाकड़ था। इसका आयोजन कहां किया गया? हरियाणा के पंचकुला में। पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? हरियाणा रहा। अगर हम यही बात कर ले, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका संस्करण कौन था? दूसरा था। और इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर बीरा था। और यहां पर पहले स्थान पे जैन यूनिवर्सिटी रही। अगर हम बात करें, हाल ही में संपन्न हुआ है राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। क्रम क्या था? 36वां था। और इसका आयोजन कहां किया गया? गुजरात राज्य में किया गया। और इसका शुभंकर क्या था? सावज इसका शुभंकर था। और सबसे ज्यादा पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा? सर्विसेज जो है ये पहले स्थान पर रहा। अगर हम बात कर ले यही महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में महिला आइस कप का आयोजन किया गया। तो इसके विजेता टीम कौन रही? तो लद्दाख जो है इसका विजेता टीम के रूप में रहा। ये सारे खेल परिदृश्य से महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और कहीं ना कहीं परीक्षाओं में छपने वाले हैं, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं। आपको इनको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में उल्फ क्रिस्टरसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए, पहला दिया गया पोलैंड, दूसरा दिया गया श्रीलंका, तीसरा सऊदी अरब, चौथा स्वीडन। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह स्वीडन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उल्फ क्रिस्टरसन को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें स्वीडन की दोस्तों, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। क्या है मित्रों? स्टॉकहोम जो है यह स्वीडन की राजधानी है। और आपको याद रखना है 1972 में यहीं से पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला समझौता ज्ञापन किया गया और इसी के आधार पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। अगर हम बात करें यहां नियुक्तियों से, तो सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम क्या है? आपको याद रखना है मोहम्मद बिन सुल्तान। क्या नाम है दोस्तों? मोहम्मद बिन सुल्तान। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। अगर बात करें श्रीलंका की दोस्तों, तो यहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों नियुक्त किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री के रूप में दिनेश
गुणवर्धने जी को नियुक्त किया गया है, जबकि राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रम सिंधे जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें पोलैंड की मित्रों, तो पोलैंड की राजधानी वार्सा है और श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे कोट्टे है। यही ध्यान रखें कि ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप इसके भूलिएगा नहीं, आपको जरूर याद रखना है। तो यहां लीज ट्रेस को नियुक्त किया गया है, तो आप ध्यान रखना है। लीज ट्रेस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं। पार्टी क्या है? कंजर्वेटिव पार्टी है। और गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सुएला ब्रेबरमैन को नियुक्त किया गया है। और इन्हीं से याद रखना है एलिजा बेज द्वितीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सुएला ब्रेबरमैन को। और तीसरे किंग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किंग चार्ल्स तृतीय को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें हाल ही में इराक राज्य की राजधानी क्या है, इराक देश की राजधानी क्या है, बगदाद है। तो यहां के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है अब्दुल लतीफ राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अब्दुल लतीफ जी को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है इराक देश के। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, आपको ध्यान में रखना है। एक पिक्चर के माध्यम से देखिए यहां दिखाया गया है, और ये जो आपके स्वीडन के नए प्रधानमंत्री हैं, इनका पिक्चर है। इनका नाम क्या है, वुल्फ क्रिस्टरसन जो हैं, ये इनकी पिक्चर है। और इस सेशन के लास्ट में आपसे 2 शब्द के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। देखिए, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। मतलब आप निरंतर प्रयास करते रहिए, यकीन मानिए आप सफल होके ही रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।